नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में शुरू हुआ विरोध। कार्यकर्ताओं ने फूंका डिप्टी सीएम का पुतला। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव जैसे जैसे पास आता जा रहा है, भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और अब पार्टी के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वोट मांगने गई थी भाजपा महिला विधायक, उनका हुआ जबरदस्त विरोध और ग्रामीणों ने कहा कि अब धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव 2020 में तेजस्वी कल से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। तेज प्रताप के नामांकन के बाद होगी वहां पर रैली। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू को जबरदस्त झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। प्रत्याशी को लेकर बीजेपी में शुरू हुआ विरोध, कार्यकर्ताओं ने फूंका डिप्टी सीएम का पुतला। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रत्याशियों के विरोध का क्रम जारी है। आज सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में कार्यकर्ता खुलकर आ गए हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी। इतने विरोध के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट थमा दिया है। विरोध के बाद भी दिया टिकट। बिहार के सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार व पूर्व विधायक मोतीलाल प्रसाद का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद इस विधानसभा से विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी। इतने विरोध के बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार ने मोतीलाल को 23,000 मतों के बड़े अंतर से हराया था। डिप्टी सीएम का पुतला फूंका। रीगा विधानसभा में प्रत्याशियों के विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ससौला चौक पर डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि डिप्टी सीएम के कहने पर ही मोतीलाल को टिकट दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि मोतीलाल प्रसाद से टिकट वापस लिया जाए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वोट मांगने गई बीजेपी महिला विधायक का विरोध, ग्रामीणों ने कहा अब धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोट मांगने के लिए रामनगर बीजेपी विधायक भागीरथी देव क्षेत्र में गई थीं, लेकिन इस दौरान कई ग्रामीणों ने कहा कि उनको वोट नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं किया है। क्षेत्र से वह लापता रहती हैं। भागीरथी देवी रामनगर के नौगावा पहुंची थी। चुनाव के बाद लगातार 4.5 साल तक लापता रहने का आरोप लगाते हुए विधायक के सामने ही भड़के ग्रामीणों ने मांगा जवाब। विधायक को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विरोध का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने गांव की बदहाली के लिए विधायक को जिम्मेदार ठहराया है। रामनगर की विधायक भागीरथी देवी बीजेपी से हैं, जिन्हें पार्टी ने आश्वस्त किया है कि फिर आपको मौका मिलेगा, जिसके बाद विधायक भागीरथी देवी क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, तेजस्वी कल रोसड़ा से करेंगे चुनाव अभियान की शुरुआत। तेज प्रताप के नामांकन के बाद होगी रैली। जी हां दोस्तों, महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव कल रोसड़ा से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन के बाद तेजस्वी यादव चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। नामांकन के बाद समस्तीपुर रोसड़ा में रैली होगी। तेज प्रताप आज समस्तीपुर के लिए रवाना होंगे। तेजस्वी कल समस्तीपुर जाएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी ने समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया है। हसनपुर से तेज प्रताप 13 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी बीच आरजेडी के एक नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि तेजस्वी यादव भी 14 अक्टूबर को राघोपुर से नामांकन कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट होते ही तेज प्रताप यादव महुआ छोड़ हसनपुर में रोड शो कर बता दिया था कि अगला चुनाव हम हसनपुर से ही लड़ेंगे। बता दें कि तेज प्रताप यादव पहली बार 2015 में महुआ से विधायक निर्वाचित हुए थे। 2015 में राजद का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन था, लेकिन इस बार समीकरण बदलते ही तेज प्रताप ने अपने को महुआ से हटाकर हसनपुर में सेट कर लिया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पोल्स, सीपीआई ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। कन्हैया कुमार समेत इन नेताओं का नाम है शामिल। जी हां दोस्तों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची रविवार को जारी की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड डी राजा, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे को स्टार प्रचारक बनाया गया है। स्टार प्रचारकों की सूची में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, रमेंद्र कुमार, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के महासचिव एनी राजा, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, राज्य सचिव मंडल सदस्य एम जब्बार आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम बाबू कुमार और ओम प्रकाश नारायण को स्टार प्रचारक बनाया गया है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना काल में नाकामियों पर राहुल गांधी ने केंद्र को घेरा, अर्थव्यवस्था की बर्बादी के लिए पीएम को ठहराया जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर उसकी नाकामियों को लेकर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने सभी बड़े मुद्दों को ट्वीट कर सीधे तौर पर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है और उनसे सवाल पूछे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा, पहला, राज्यों के लिए केंद्र ने जीएसटी राजस्व का वादा किया। दूसरा, पीएम और कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। तीसरा, पीएम मोदी ने कुछ उद्योगपतियों को 1.4 लाख करोड़ रुपए की टैक्स माफी दी। उन्होंने अपने लिए 8,400 करोड़ रुपए 2 प्लेन खरीदे। चौथा, केंद्र के पास राज्यों को पैसा देने के लिए नहीं है। और पांचवा, वित्त मंत्री ने राज्यों से कहा कि आप कर्ज ले लीजिए। सवाल यह है कि आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए अपना भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में उन मुद्दों को लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार को घेरा है जिसकी वजह से आज देश की हालत खस्ता है। जीएसटी में राज्यों को हिस्सेदारी का वादा करने वाली केंद्र सरकार ने राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया। केंद्र सरकार ने राज्यों को उनका हिस्सा देने से ऐसे समय में मना किया जब सभी राज्यों की हालत कोरोना महामारी की वजह से खस्ता हाल है। इस समय राज्यों को पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है ताकि वे अपने राज्य के लोगों को ठीक से मदद कर सकें। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि केंद्र सरकार के पास राज्यों को जीएसटी की हिस्सेदारी देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन उसी सरकार ने चंद उद्योगपतियों का 1.4 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ कर दिए। यही नहीं, पीएम मोदी ने खुद के लिए 2 प्लेन भी खरीदे जिनकी कीमत 8,400 करोड़ रुपए है। राहुल गांधी ने सवाल पूछा है कि राज्यों को देने के लिए पैसे नहीं तो फिर पीएम मोदी के लिए ऐसे समय में इतने महंगे प्लेन क्यों खरीदे गए। आखिर क्यों चंद उद्योगपतियों के 1.4 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस सुझाव पर भी सवाल खड़े किए हैं जिसमें उन्होंने राज्यों को कर्ज लेने की सलाह दी थी। राहुल गांधी ने राज्यों की ओर इशारा करते हुए पूछा कि आपके मुख्यमंत्री मोदी के लिए अपना भविष्य क्यों गिरवी रख रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने मांगा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर रविवार को एक बार फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से इस्तीफा देने की मांग की। राज्य में भाजपा की सरकार पर हमला बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्य सरकार अपने रंगे पुते नेताओं के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त है। सिंघवी ने विपक्ष नेता सिद्धरमैया द्वारा येदियुरप्पा के बेटे बीआई विजेंद्र पर लगाए गए आरोपों को लेकर बोल रहे थे। विजेंद्र पर आरोप है कि उन्होंने बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के ठेकेदार से रिश्वत ली थी। कांग्रेस ने एक बार फिर येदियुरप्पा, उनके बेटे, दामाद और पौत्र पर 662 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि येदियुरप्पा के बेटे और पौत्र जिस कथित ऑडियो और व्हाट्सएप की बातचीत में शामिल हैं, उससे साफ पता चलता है कि वह भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। सिंघवी ने सवाल उठाया कि क्यों इस मामले में अभी तक कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने इस मामले में भाजपा के मौन पर सवाल किया कि क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पास कोई विशेष शक्ति है। सिंघवी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अगर भाजपा और मुख्यमंत्री के अंदर जरा भी शर्म बाकी है तो या तो येदियुरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, येदियुरप्पा के मामले में चौकीदार क्यों सो रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप दूसरों के लिए चौकीदार बने हैं लेकिन अपने ही घर में भ्रष्टाचार को अनुमति दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए गठित की समितियां, सुरजेवाला को मिली चुनाव प्रबंधन समिति की कमान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी करने के एक दिन बाद रविवार को कई समितियां गठित की। पार्टी महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। मोहन प्रकाश को 14 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में मीरा कुमार, तारिक अनवर, शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, शकील अहमद और संजय निरुपम जैसे वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। कांग्रेस के एक बयान के मुताबिक पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समिति, मीडिया समन्वय समिति, जनसभा एवं लॉजिस्टिक्स समिति, कानून समिति तथा कार्यबल कार्यालय प्रबंधन समिति को भी मंजूरी दी है। सुबोध कुमार को प्रचार समिति का संयोजक जबकि जे मिश्रा को समिति का सह संयोजक नियुक्त किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को चुनाव के लिए मीडिया समन्वय समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है, जबकि प्रेमचंद मिश्रा संयोजक और राजेश राठौर समिति के सह संयोजक होंगे। ब्रजेश कुमार मुनन को जनसभा एवं लॉजिस्टिक समिति का संयोजक जबकि वरुण चोपड़ा को कानूनी समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने शनिवार को पार्टी के 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर सहित कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस महागठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव लड़ रही है। सीट बंटवारा समझौता के तहत कांग्रेस विधानसभा
लोकसभा की कुल 243 सीटों में से 70 पर चुनाव लड़ रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का भाजपा पर हमला, बोले लोकराज चलाने के लिए लोकलाज का आचरण करना सीखना चाहिए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय समेत सभी जिलों में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती मनाई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने बयान में लोक नायक को शत शत नमन करते हुए प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग विपक्ष को अपमानित करेंगे तो लोकतंत्र का सम्मान कैसे बचेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर डीएनए जैसे अप्रासंगिक आरोप लगाने से विपक्ष कमजोर नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा था कि विभाजन विपक्ष के डीएनए में है। सपा कार्यालय से रविवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा, लोकतंत्र सत्ता के लिए नहीं, जनता के भले के लिए होता है। लोकराज चलाने के लिए लोकलाज का आचरण करना सीखना चाहिए। लोकनायक में तनिक भी सत्ता लिप्त नहीं थी, वे जनतांत्रिक मान्यताओं के लिए समर्पित थे। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रदेश में मजबूत नहीं मजबूर सरकार है और यह हर मोर्चे पर विफल है। समाजवादी सरकार के समय में हुए विकास कार्यों से भाजपा चिढ़ी हुई है, अन्यथा लोकनायक जेपी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की उपेक्षा नहीं करती। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी सरकार के समय जो थोड़ा काम रह गया था उसके लिए भाजपा सरकार बजट नहीं दे रही है। इससे जाहिर है कि भाजपा सरकार और इसके नेतृत्व की मानसिकता कितनी निम्न स्तरीय है। उन्होंने दावा किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा नेतृत्व का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उन्हें जेपी केंद्र के महत्व और आवश्यकता का अंदाजा नहीं हो सकता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को जेपी की जयंती पर सभी जिलों में उनके चित्र और प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। राजधानी लखनऊ में जेपी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में स्थापित जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी तथा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने माल्यार्पण किया। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भी जयप्रकाश नारायण के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किया गया। लखनऊ में सिविल अस्पताल में युवा नेता दीपक रंजन के नेतृत्व में 60 युवाओं ने रक्तदान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम उद्धव का बड़ा फैसला, आरे मेट्रो कार्ड शेड प्रोजेक्ट रद्द, अब यहां बनेगा नया शेड। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को काफी समय से विवादों में रहे और मेट्रो कार्ड शेड प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण को देखते हुए मेट्रो कार शेड बनाने के फैसले का रोक लगा दी है। आरे मेट्रो कार परियोजना का स्थान बदलने की घोषणा करते हुए इसे यहाँ कांजूर मार्ग स्थानांतरित करने की बात कही। ठाकरे ने डिजिटल कॉन्फ्रेंस में कहा कि परियोजना को कांजूर मार्ग में सरकारी भूमि पर स्थानांतरित किया जाएगा और इस काम में कोई खर्च नहीं आएगा। उन्होंने कहा, भूमि शून्य दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। ठाकरे ने कहा कि आरे जंगल के तहत आने वाली भूमि का इस्तेमाल दूसरे जन कार्यों के लिए किया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जो बर्बाद नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सरकार ने बताया था कि आरे वन भूमि 600 एकड़ है, लेकिन अब इसमें संशोधन कर बताया जाता है कि यह 800 एकड़ है। आरे वन में आदिवासियों के अधिकारियों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने रविवार को प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि आरे में जैव विविधता को संरक्षित और सुरक्षित करने की आवश्यकता है। कहीं भी शहरी सेटअप में 800 करोड़ का जंगल नहीं है। मुंबई में एक प्राकृतिक फॉरेस्ट कवर है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जिन नागरिकों और पर्यावरणविदों ने आरे परियोजना के खिलाफ विरोध किया था और उस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई को लेकर आपत्ति जताई थी, उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस ले लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद ठाकरे ने मुंबई की ग्रीन लंग आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की थी, जहां काम के लिए पेड़ों की कटाई के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ था। महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ अक्टूबर में पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उस समय प्रदर्शन किया था, जब सरकार ने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे आरे कॉलोनी में एक कार शेड के लिए 2000 से अधिक पेड़ गिरा दिए गए थे। तब देवेंद्र फडणवीस सरकार में जूनियर पार्टनर शिवसेना ने भी पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र, कोरोना से जंग जीतने के लिए खुले दिल से भागीदारी की जरूरत, सीएम ठाकरे। जी हां दोस्तों, देश भर में फैले कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए लोगों की खुले दिल से भागीदारी की जरूरत है। सीएम ठाकरे ने कहा, ये मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को यह तय करना होगा कि उन्हें कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नियमों का पालन करना है या फिर लॉकडाउन में ही रहना है। ठाकरे ने डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस एक विदेशी मेहमान है जो हमारे भरसक प्रयासों के बावजूद हमारा
पीछा नहीं छोड़ रहा। उन्होंने कहा कि यह शहरों से ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 70 से 80% कोरोना रोगियों में लक्षण नहीं दिखाई दिए हैं। मास्क है बेहद जरूरी। उन्होंने कहा कि जब तक इसका टीका नहीं बन जाता तब तक मास्क आत्मरक्षा करने वाला या ब्लैक बेल्ट की तरह है। ठाकरे ने कहा, मैं कोविड-19 नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई या जुर्माना नहीं लगाना चाहता। महामारी से जंग तभी जीती जा सकती है जब लोग खुले दिल से इसमें हिस्सा लें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, अब इन दो बड़े नेता ने छोड़ा पार्टी का साथ। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी करते ही विभिन्न दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं का विरोध स्वर भी तेज हो गया है। कल तक पार्टी के साथ हर स्थिति में साथ निभाने वाले आज अपनी अनदेखी से नाराज हो चले हैं। एक और जहां झंझारपुर से पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी ने रालोसपा से चुनाव लड़ने के लिए एनआर कटाया है, वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री देव नारायण मंडल ने भी पार्टी के निर्णय से नाराजगी दिखाते हुए झंझारपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। प्रेस वार्ता करते हुए मंडल ने कहा कि भाजपा अब स्वर्गीय वाजपेयी की पार्टी नहीं रही, जो अपनी विचारधारा के लिए जानी जाती थी। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ना तो कार्यकर्ता को मनोभाव से कोई सरोकार रह गया और न ही जनता की भावना से। सालों से पार्टी का झंडा लेकर चलने वालों को चुनाव में अनदेखी किया जाता है। बाहर से आए लोगों को टिकट दिया जाता है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी, वे इससे आहत हैं। ऐसे में अब वे खुद झंझारपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं बेनीपट्टी सीट पर भी बीजेपी में बगावत की खबर है। पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ठाकुर ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं खजौली में भी अरुण शंकर प्रसाद की कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव बीच बैठक, जेडीयू के लल्लन सिंह ने कहा, दिक्कत है तो अकेले लड़ ले भाजपा। उखड़ गए थे भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जल्द से जल्द उम्मीदवारों की घोषणा करने में जुटी हैं ताकि प्रचार के लिए भी कुछ समय निकाला जा सके। बता दें कि पहले चरण के मतदान में अब 20 दिन से भी कम समय है, लेकिन इस बार पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट निकालने में काफी समय लगा दिया। खासकर एनडीए गठबंधन ने, जहां जेडीयू, भाजपा और लोजपा के बीटों के बंटवारे को लेकर ही काफी दिनों तक मंथन चला। इस बीच सामने आया है कि इस मुद्दे पर जब पार्टी नेताओं के बीच चर्चा चल रही थी तो एक मौके पर जेडीयू नेता लल्लन सिंह ने यहां तक कह दिया था कि अगर भाजपा सीट बंटवारे से खुश नहीं है तो अकेले ही चुनाव लड़ लें। यह तनातनी करीब 2 हफ्ते पहले पटना में चुनाव में उतरने को लेकर हो रही चर्चा के दौरान हुई। भाजपा की ओर से बिहार के प्रभारी बनाए गए देवेंद्र फडणवीस और महासचिव भूपेंद्र यादव जेडीयू नेताओं के साथ सीट बंटवारे का मुद्दा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान जब भूपेंद्र यादव ने सीटों के मामले में भाजपा को दूसरे पायदान पर धकेले जाने की बात कही तो जेडीयू नेता लल्लन सिंह भड़क गए। उन्होंने साफ कह दिया कि अगर भाजपा सीट बंटवारे से असंतुष्ट है तो वह अपने दम पर चुनाव लड़ ले। बताया गया कि लल्लन सिंह की इस बात पर देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव दोनों ही नाराज हो गए थे। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों के बीच 122-121 सीटों पर लड़ने की सहमति बन गई। गौरतलब है कि चिराग पासवान की लोजपा बिहार चुनाव में अकेले ही उतर रही है। पार्टी ने साफ किया है कि वे भाजपा के खिलाफ नहीं है और चुनाव के बाद उसके साथ गठबंधन करेगी, लेकिन जेडीयू के खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। माना जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के बागी नेता से ज्यादा भाजपा की योजना का हिस्सा है। इसी के चलते लोजपा को 100 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की छूट भी मिल गई। कहा जा रहा है कि भाजपा बिहार में वरिष्ठ पार्टी की भूमिका में आना चाहती है और 2 हफ्ते पहले हुई बैठक में ज्यादा सीट मांगना इसी ओर इशारा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू का टिकट लौटाकर बागी बने नीतीश के करीबी मनोज कुशवाहा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का दिया संकेत। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के सवाल पर मुजफ्फरपुर में घमासान की स्थिति बन रही है। पार्टी के पुराने नेता, कई बार विधायक और एक बार मंत्री रहे मनोज कुशवाहा में बगावत के संकेत दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि कुर्नी की जनता ने अगर दबाव दिया तो वो कुर्नी से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। यह हालात इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि मनोज कुशवाहा को मीनापुर सीट से जेडीयू ने पहले पार्टी का सिंबल दिया था, जिसे मनोज कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के असहयोग की वजह से लौटा दिया था। उसके बाद मीनापुर की सीट मनोज कुमार नामक दूसरे नेता के हवाले कर दिया गया है। पटना में सिंबल लौटाकर लौटे मनोज कुशवाहा ने मीडिया को बताया, कुर्नी की जनता उन पर चुनाव लड़ने के लिए दबाव रही है, तो जनता के दबाव के आगे हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। मनोज कुशवाहा ने साफ कहा कि वे कुर्नी के नेता ही नहीं बल्कि कुर्नी के बेटा भी हैं। वे जहां के लोगों की इच्छा को नहीं टाल सकते हैं। इसलिए काफी तंज लहजे में कुशवाहा ने कहा कि चुनाव लड़ने को लेकर वे कोई भी फैसला कर सकते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज कुशवाहा के चेहरे पर काफी तंज था और तनाव साफ साफ झलक रहा था। आंतरिक सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि मनोज कुशवाहा एनडीए से बाहर किसी तीसरे बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। मनोज कुशवाहा कुर्नी के कदावर नेता हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा और तृणमूल के खिलाफ लड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त
ध्वस्त हो गई है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस और वाम दल मिलकर भाजपा एवं तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। राज्य में अगले साल अप्रैल मई महीने में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने को लेकर राज्य सरकार पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राज्य मुख्यालय से लेकर 2 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली के दामों में वृद्धि और दैनिक जरूरतों के सामानों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी विरोध जताया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।